हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी सोनी आप सबके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ नए टॉपिक के साथ में, जिसका कि नाम है कि लॉ करने के बाद के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ट्वेल्थ के बाद में वो क्या करें, उनका आगे क्या फ्यूचर क्या हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वापस से इसी पे एक चर्चा करने जा रही हूँ कि लॉ करने के बाद में हमारे क्या बेनिफिट्स हैं जो हम लॉ करें। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से सोचते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वॉटेवर, बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एलएलबी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको क्लियर करना चाहती हूँ। देन फर्स्ट, सबसे पहले जो है, मैं आपको आज जो बताने जाऊँगी सारे बेनिफिट्स स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक के, वो पूरी 360 जो एंगल होता है उस हिसाब से मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी आज आपको। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि एक लॉ करने के बाद में क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका स्टेटस। देन आप एलएलबी करते हो, एलएलबी करने के बाद में आप एक लॉयर बनते हो, यानी एक एडवोकेट बनते हो। एडवोकेट करने के लॉ करने के बाद में आपको जो है एक सिंबल मिल जाता है फर्स्ट तो, कि आप एक लॉयर हो। यानी आपकी आइडेंटिटी जो क्लियर होती है वो क्लियर होती है एक लॉयर शब्द से, यानी ADV। IDV मीन्स एडवोकेट। तो आपकी फर्स्ट जो है क्लियरेंस यहाँ हो गई, आइडेंटिटी हो गई कि आप एक वकील हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको जो साइन मिला हुआ है, आप उस साइन का यूज़ आप अपने व्हीकल पे भी कर सकते हो, अपने घर की बाहर जो नेम प्लेट लगी होती है उस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। यानी कि समाज में भी इसको एक सम्मानजनक जो है पेशे से जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि जो एक लॉयर का प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन वन साइड एंड अदर प्रोफेशंस आर वन साइड। लाइक अपना जो आइडेंटिटी है अपन ने वो इससे क्लियर कर लिया कि अपन एक एडवोकेट है। सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं इससे बात करूं या नहीं करूं। अगर करूं तो एक अपने दायरा जो होता है उसका, वो उसको फिक्स रखता है कि मुझे इस व्यक्ति से इस तरीके से बात करनी है, क्योंकि वह जानता है कि ये एक लॉयर है तो इसको सारी संपूर्ण ज्ञान है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर व्यक्ति परफेक्ट होता है, बट फिर भी जब एक व्यक्ति लॉ करता है तो उसको विधि का ज्ञान तो हो ही जाता है, और वह अपनी जो है किसी भी प्रकार से अगर कहीं कोई बात कर रहा है तो उसका सटीक जवाब उसको तरीके से दे सकता है। सेकेंड थिंग, लॉ करने के बाद में फ्रेंड्स एक अपने प्रैक्टिकल नॉलेज का जो अपन को नॉलेज मिलती है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर एक इंजीनियर बनते हैं, एक डॉक्टर बनते हैं, उनका जो सिलेबस होता है उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स का जो है कलेक्शन पढ़ना पड़ता है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि आप उसको काम में ले सको। ठीक है, आप जैसे सपोज करो कि इंजीनियरिंग करी आपने, तो आप वहाँ लोगों को जाकर के ये थोड़ी ना बताओगे कि ट्रेन कैसे बनती है, बस कैसे बनती है, कंप्यूटर में इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। लेकिन लॉ का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसको करने के बाद में ये ज़रूर आप क्लियर कर सकते हो कि सामने वाले अगर आपसे कुछ कंसेप्ट्स अपने क्लियर करें तो उनको जो आप अवेयर ज़रूर कर सकते हो, उनको अवेयरनेस आप ज़रूर दे सकते हो। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल, तो न्यूज़पेपर से आप अपडेट रह सकते हो। आपको जो आपकी वहाँ की नॉलेज, जो आपकी आधी से ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाती है कि यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ चोरी हुई, तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें ये सेक्शन लगा हुआ है, इसमें ये सेक्शन आ रहा है और इसमें इतने साल की सज़ा दी गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण अपन को आसपास देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में ये एक स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़पेपर का एक बहुत अच्छा आपके लिए उदाहरण है समझने के लिए कि लॉ के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बाद में हम अपने आ जाते हैं स्कोप्स की साइड में। एक आप ट्वेल्थ करके एलएलबी करते हो, एक आप बीए के ग्रेजुएशन के बाद में एक एलएलबी करते हो। देन ट्वेल्थ करके आप जो एलएलबी करते हो वो आपका 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के बाद जो एलएलबी कंप्लीट करते हो वो आपका 3 ईयर प्लान होता है। फर्स्ट तो ये है कि आप ट्वेल्थ के बाद में जो एलएलबी करते हो उसमें आप अपना समय बचा रहे हो, यानी 2 साल का जो समय आपका बर्बाद होता है वहाँ आप उसको कवर करते हो। ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर जो भी आपके वेस्टेज होते हैं वहाँ अपना समय बचा सकते हो और एक अपना कंटिन्यूटी बनती है। स्कोप्स के बाद में सर अपन यहाँ डिसाइड करते हैं कि एक ग्रेजुएट मतलब अदर स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है, यानी बीए करी है, किसी ने अगर बीए कर लिया, एमए कर ली या फिर और कोई डिग्री ले ली, तो वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाता है। यानी उसके पास आगे का स्कोप जो है अपन उसको ये कह सकते हैं कि उसने
क्लर्क का एग्ज़ाम फाइट कर लिया, या कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट है उसने बैंक के एग्ज़ाम्स फाइट कर लिए। लेकिन एक एलएलबी वाले स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो ये सारे एग्ज़ाम्स तो दे सकता है, लेकिन साथ में उसको एक जुडिशरी लाइन और मिल जाती है। यानी कि कह सकते हैं एपीपी का एग्ज़ाम है, वो सिर्फ एक लॉ का स्टूडेंट दे सकता है। जुडिशियल एग्ज़ाम्स हैं, वो सिर्फ एक लॉ का स्टूडेंट दे सकता है। यानी अगर हम बात करें कि एक मजिस्ट्रेट बनने के लिए क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एक बीए करने वाला स्टूडेंट या एमए करने वाला स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट जो कि जिसने बीएससी या बीकॉम वगैरह किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि क्या वो स्टूडेंट्स जुडिशरी लाइन का एग्ज़ाम दे सकता है? क्या वो आरजीएस, एमजीएस, वॉटएवर जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट के लिए एग्ज़ाम दिए जाते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम्स लगते हैं, तो क्या वो फाइट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डिग्री है, हमारी लॉ की डिग्री, यानी लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्कोप्स ओपन है। देन इसके बाद में हम अगर बात करें प्रोफेशन की, तो फ्रेंड्स मैं कहती हूँ सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देन वापस से मैं आपको अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती हूँ कि इस प्रोफेशन में फर्स्ट तो ये है कि कोई व्यक्ति रिटायर नहीं होता, और फ्रेशर से लेकर के और एक लास्ट स्टेज जो होती है एक्सपीरियंस की, यानी जितना व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड होता जाएगा, जितना समय इस अपनी प्रैक्टिस के साथ गुजारता जाएगा, वो उतना ही अपने साथ एक्सपीरियंस लेते हुए जाएगा, और उस एक्सपीरियंस से उसको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो फिर कभी एक सीनियर जो एडवोकेट्स होते हैं उनमें उनकी गिनती होती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का अगर देखा जाए रुझान, यानी कोई कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका पॉलिटिक्स में बहुत देखा जाता है, काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो किसी भी पॉलिटिशियन को आप उठा करके देख सकते हो, उनका बैकग्राउंड देखें, अगर उनकी हिस्ट्री जाने, तो वो उनका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हद तक लॉ से ही होता है। यानी जिस व्यक्ति को अगर अपने अधिकार, अपने कर्तव्य या फिर अपने विधि के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो दूसरों को क्या सपोर्ट कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स, यानी कि आप राजनीति में अगर जाना चाहते हैं, तो ये भी एक आपका बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है। एंड बात करी जाए कि अर्निंग के लिए, तो नो लिमिटेड ऑफ अर्निंग, अनलिमिटेड वी कैन से। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या फिर आप में कुछ करने का एक जज्बा है अच्छा, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो इससे। एक इसकी फ़िक्स इनकम नहीं कह सकते हो आप कि आपने ये डिसाइड कर लिया 20,000 30,000 पर मंथ का या 1 लाख पर मंथ का। नो डिसाइड, मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें आप कुछ डिसाइड कर पाओगे। देन इसके बाद में एक सबसे अच्छा पॉइंट ऐसा इसका बेनिफिट जो है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। आसपास अपने नाइबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्किल है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फैमिली का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। सपोज़ करो आप लड़के हो, या आपकी कोई सिस्टर की शादी हुई है, या आप एक लड़की हो, आपके ब्रदर की शादी हुई है, तो वो जो लड़की वाला पक्ष है या लड़के वाला पक्ष है, वो थोड़ा सा आप उनको पता होता है कि आपके घर में एक लॉयर है, या इस लड़की का भाई लॉयर है, या फिर इस लड़के की बहन जो है लॉयर है। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, प्रेशराइज हो जाता है। फैमिली थोड़ा सा संभल के बात करती है, और वो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है, वो जहाँ तक है उस लड़की को या लड़के को देने की कोशिश करते हैं। बट एक रेयर केसेस में, हम ये नहीं कहते, लोग समझते हैं, न जाने कोई क्या समझता है, कोई क्या नहीं समझता, मैं नहीं समझती। बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसका जो इफ़ेक्ट है कि लाइफ को, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं इसको। इसके बाद में एक रिलेशनशिप के लिए अपन बेनिफिट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह सकती हूँ, कोई भी लड़का है या लड़की है, उसकी गर्लफ्रेंड, सपोज़ करो लड़का लॉयर है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो भी उसी तरीके से बात करेगी। कई बार 376 के सेक्शंस होते हैं, या फिर 354 है, इस तरीके के अगर वो केस लगाती है इन फ्यूचर, अगर उनमें नहीं बनती है तो वो इस तरीके से केस लगाने से पहले सोचेगी कि मैं ये केस लगाऊं नहीं लगाऊं, क्योंकि उसको तो पूरा जानकारी है इस चीज़ के बारे में। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी अपना सेफ साइड कर सकते हैं। इसके बाद में हम एलएलबी करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि एक पार्ट टाइम बिजनेस अगर हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट है
क्योंकि सारा टाइम कोर्ट में तो अपन देते नहीं हैं। ये है कोर्ट का टाइम 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा टाइमिंग में चेंजेस होती है, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से या 12 बजे तक का टाइम होता है। उसके बाद में एक लॉयर क्या है, फ्री रहता है, ऑलमोस्ट अपनी केसेस की स्टडी है वो एक अपने फ्री टाइम में कर लेता है। लेकिन अगर वो करना चाहे एक्स्ट्रा वर्क, तो वो अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, जिसमें वहाँ से उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो सकती है। इसके बाद में आप एक आ जाता है इसका बेनिफिट समाज सेवा के लिए। कोई डॉक्टर है, एक आपके लॉयर है, दो ही व्यक्तियों को समाज में देखा जाता है जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए थे, ठीक है। और मैं नहीं समझती कि और एक नॉर्मली बिजनेसमैन हो या कोई और सर्विसमैन हो तो वो समाज के लिए बेहतर डिसीजन ले सकें या बेहतर सोच रखते हों, ठीक है। तो एक जो लॉयर होता है तो वो उनको फ्री सर्विस, जैसे कभी ऐसा हो जाता है एक लॉयर के पास में ऐसे भी क्लाइंट आ जाते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, एक फटे कपड़ों में आ गया, कोई गरीब इंसान है, बिल्कुल पुअर जिसको कहते हैं, तो वहाँ उनको एक वास्तविक सपोर्ट की नीड होती है, तो उस नीड को वो सिर्फ एक लॉयर पूरा कर सकता है वहाँ पर। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा ये अपना पॉइंट है। अब बात करते हैं अपने कोर्स की, तो वो अपन ने क्लियर कर ही दिया कोर्स कि इसमें 12th और ग्रेजुएशन। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 12th के बाद में अपना 5 ईयर प्लान है और ग्रेजुएशन के बाद में इसका 3 ईयर प्लान है। तो फ्रेंड्स आई थिंक मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी समझ में आ गई होंगी, एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स अब एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी जानकारियाँ मिलें और वो समझ सकें कि एक लॉयर बनने के आगे जाकर के क्या बेनिफिट हो सके, तो वो कहीं भी कंफ्यूज ना हो। मेरे वीडियोस में कई बार कमेंट्स आए, तो मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी जिससे मैं उनके डाउट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। तो आई होप कि जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए थे तो उनको मैं अच्छे से क्लियर कर सकी हूँ कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं लॉ के बाद में। सो थैंक यू।